पंडित नीलकंठ थे जिन्होंने घर वापसी करवाई, तो उनको हर्जाना है वो अपनी जान से देना पड़ा। और जो लोग बोलते हैं हथियार कहाँ से आते हैं, 47 में भी हुआ that Kashmiris had to be run to save their lives. सिंध हो या मुल्तान हो या पंजाब हो, क्या स्टेट का सपोर्ट है, मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व है, हर जगह रेजिस्टेंस हुई, पर उसका फोर्स इतना अधिक था कि हम लोग उसको रेजिस्ट कहीं पे भी नहीं कर पाए। 40% ऑफ द संस्कृत लिटरेचर हैज कम फ्रॉम कश्मीर। जब आप कश्मीर को देखते हैं तो इन्फिनिट गेम की तरह जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से बदल जाता है। उसमें भी ये गंगा जमुनी तहजीब का जो बात है, several more decades and centuries of fighting this battle, आपका जो वो मेमोरी है, जो फर्स्ट मेमोरी है of that time when you had to leave your homeland, उस समय में जब आप 9 साल के बच्चे थे, जी। उसमें क्या ऐसा था जो आपने ऑब्जर्व किया? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, अराइज, अवेक एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज। नमस्कार। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन वैली में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 हिंदू पर्यटक मार दिए गए और 17 घायल हुए। आतंकवादियों ने हिंदू और मुस्लिम पर्यटकों को अलग किया और हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया। लोगों को इस्लामिक कलमा पढ़ने को कहा गया और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। इस घटना ने देश में गहरी अशांति और क्रोध का माहौल पैदा कर दिया। आज 7 मई 2025 को जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, भारत ने इस हमले का जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 स्थलों पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए, जिनमें मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर शामिल हैं। इन स्थलों को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल हब्स के रूप में पहचाना गया है। कश्मीर और उसके थ्रू पूरा भारत पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट के आतंकवादियों को कई दशकों से झेल रहा है। आज के एपिसोड में हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसी प्राचीन और पवित्र भूमि की यात्रा पर, जिसे ऋषि कश्यप ने बसाया था और जिसे आतंकवाद और आतंकी विचारधारा ने बर्बाद कर दिया है। हमारे साथ हैं आशीष धर जी, अपवर्ड के को-फाउंडर, जो अपने स्पष्ट और गहरे विचारों के लिए जाने जाते हैं। हम बात करेंगे कश्मीर की सिविलाइजेशनल लेगेसी की, उसके शांतिपूर्ण और ज्ञानमय इतिहास की, और कैसे ये धरती इस्लामिक आक्रमणों के बाद बदलती गई। हम समझेंगे कश्मीरी पंडितों के दर्दनाक एक्सोडस को, जब 1990 के दशक में एक समुदाय को अपने ही घरों से निकाल दिया गया। और हम बात करेंगे पहलगाम की, जो कभी अमरनाथ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु था, क्योंकि आज उसकी भूमिका और पहचान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज का कश्मीर किस मोड़ पर खड़ा है? क्या हम अपने इतिहास से कुछ सीखकर आगे बढ़ सकते हैं? चलिए इस पर वार्ता करते हैं आशीष धर जी के साथ। नमस्कार आशीष जी, आपका द इंडिक पेन उत्तिष्ठ भारत सीरीज पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते लिपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। आशीष जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आई थिंक हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने एक बहुत ब्रेव जो मिशन है उसको एग्जीक्यूट किया है। आज मेरे लिए इसलिए भी ख़ास है क्योंकि शायद आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरा परिवार के लोग जो हैं कश्मीर से हैं। अच्छा। और कश्मीरी पंडितों से ना सिर्फ मेरा परिवार के माध्यम से संपर्क रहा है, बट मेरे कई मित्र और सहयोगी लोग जो हैं वो कश्मीर से विस्थापित हुए। और बहुत बहुत वर्षों से मैं कश्मीर को फॉलो करती हूँ, इसलिए भी क्योंकि 1990s में मेरे फादर, जो एक सिविल सर्वेंट थे, उनको एक अपने रोल के अंतर्गत कश्मीर को देखना था और वहाँ की फंडिंग को देखना था। अच्छा। और मुझे आज भी याद है कि बड़े दुखी मन से वो हम लोग शाम की चाय में बात करते थे और बड़ी दुखी मन से जो है उस दिन मेरी बात हो रही थी। शायद में ये वही समय था जब शायद उन्हें पुख्ता सबूत मिले थे कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है। एंड वी यूज्ड टू हैव दीज conversations from very early on. I must have been hardly maybe 12-13 years old, but तब से ही वो थोड़ा बहुत political conversations करते थे। वो I think that's a natural inclination. और उन्होंने एक बात मुझे उस समय बोली जो एज अ किड मुझे शायद उस टाइम स्ट्राइक नहीं की, लेकिन आज तक वो मेरे जहन से उतरती नहीं।
उन्होंने कहा सरकार को पता है कि उसके फंड्स जो हैं हमारे ही लोगों के खिलाफ यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती, असहाय है, वहाँ पैसा हमें भेजना ही पड़ेगा। आज मैं अपनी वार्ता इसी बात से आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि आप कश्मीर से उस समय निकले जिस समय आपकी आई थिंक एक ऐसी उम्र थी जिसमें याददाश्त रहती है। मेरे परिवार के जो बच्चे हैं जो अब बड़े हो गए हैं, वो उस समय निकले जब वो 1 साल के थे। उनके माता पिता और बहनों को जो है एक सेब की ट्रक में छुप कर रात में कश्मीर छोड़ना पड़ा। अच्छी समृद्ध फैमिली के लोग, लेकिन अपना पूरा जीवन उन्होंने जम्मू में कैंप में बिताया। आज सब कश्मीरी पंडित के बच्चे जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मेहनत करके उन्होंने अपने लिए जो स्थान प्राप्त किया है वो कर रहे हैं, लेकिन एक टीस है, एक कसक है जो रहती है। और मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी कि आपका जो वो मेमोरी है, जो फर्स्ट मेमोरी है ऑफ दैट टाइम व्हेन यू हैड टू लीव योर होमलैंड, वो क्या था? उसमें क्या ऐसा था जो आपने ऑब्जर्व किया उस समय में जब आप 9 साल के बच्चे थे? जी तो 9 साल की जब मेरी आयु थी तब तो जो पलायन है उस समय पे हुआ, लेकिन 9 साल से 2-3 वर्ष पहले से जो टेररिज्म है वो वहाँ पे उसने अपनी पकड़ जमा ली थी प्रॉपरली। तो 86 में जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, वहाँ पे सबसे पहले एक ऐसा हिंसा हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा था और कई लोग अनंतनाग से श्रीनगर शिफ्ट हो गए, और जो जिनमें सामर्थ था और जो फाइनेंशियली उतने वेल टू डू थे वो कश्मीर से ही चले गए। पर वो कहीं न्यूज़ में आया नहीं उतना, क्योंकि अनंतनाग दूर था और उस समय पे इंटरनेट का दौर भी नहीं था। पर 86 के बाद हर साल जो हिंसा है वो बढ़ती रही, और ऐसी कई स्मृतियां हैं जो मेरे मस्तिष्क में हमेशा के लिए जो है इम्प्रिंट हुई हैं, और अधिकतर वो हिंसा से रिलेटेड ही हैं। जैसे कि जो बॉम्ब ब्लास्ट्स होते थे, बहुत ही साधारण बात थी, मतलब घर पे बैठे बैठे, जैसे दिवाली के दिन नहीं होता था, आजकल तो दिवाली के पटाखे भी नहीं फूटते, लेकिन पहले जैसे दिल्ली में जब हम शिफ्ट हुए तो जैसा दिवाली के दिन फील होता था, ऐसा अक्सर होता रहता था। कहीं पे गोली चल रही है, कहीं पे बम फट रहा है, तो घर पे सुनाई देता था। और लंबे अरसे के लिए स्कूल भी बंद रहते थे क्योंकि कर्फ्यू होता था जी। तो उसी में हमने अडेप्ट करना सीख लिया था। उसी में हम लोग, हमारा तो संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली में रहते थे, कज़न्स भी बहुत थे, तो बच्चों का क्या है, बच्चे तो आपस में खेलने में बिज़ी रहते थे, और घर भी बड़ा था, और उसी में हमारा जो ध्यान है वो अपने इसमें ही केंद्रित रहता था, खेल कूद में। लेकिन जब भी घर से बाहर जाना पड़ता था तो तब हमें रियलिटी चेक मिलता था कि क्या हो रहा है। कई बार स्कूल खुल जाते थे, स्कूल पहुंचते पहुंचते ही पहले वापस भागना पड़ता था क्योंकि कहीं पे कुछ हिंसा हो गई। स्कूल के अंदर जो बाकी मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो बच्चे रहते थे, उनमें इतना जोश और आक्रोश था भारत के विरुद्ध, और वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि हम भी उनके साथ वही नारे लगाएं जो वो लगाते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। कहीं पे क्रिकेट मैच दुनिया के किसी कोने में हो रहा है तो वो इंडिया के अगेंस्ट बोलेंगे और पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, तो हमसे भी वही एक्सपेक्टेशन बच्चों से भी होती थी कि हम भी नहीं। तो एक तरह का एक प्रेशर रहता था कि आप उनके साथ कंफर्म करें, अगर नहीं करेंगे तो या तो पिटाई हो जाएगी, क्योंकि एक क्लास में यूजुअली, हालांकि हमारा जो जिस स्कूल में मैं जाता था वो एलीट स्कूल ही था एक तरह से कश्मीर के उसमें, तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जिन फैमिलीज से बच्चे आते थे वो पढ़ी लिखी फैमिलीज होती थी और ये था, बट वो सब होने के बावजूद भी सेम रूल्स अप्लाई हो सकता है। मैं तो ये भी इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल या किसी नॉर्मल स्कूल में जा रहा होता, जो साधारण स्कूल थे वहाँ पे, तो वहाँ पे कैसा माहौल रहता होगा। ये तो अपर मिडिल क्लास एंड अबव बच्चे थे। फिर ऐसे ही मतलब हमारा वहाँ पे मेरे पिताजी का जो व्यवसाय था, एक वो तो डॉक्टर थे, बट हमारा पुश्तैनी होटल का भी कारोबार था, तो हमारे होटल में बॉम्ब प्लांट किया गया। फिर उधर वार्निंग दी गई कि होटल
में वहाँ पे बार एंड रेस्टोरेंट भी था, तो उन्होंने ये बोला कि बार बंद कर दीजिए, नहीं तो हम होटल को उड़ा देंगे फिर से। पहली बार तो भगवती कृपा से वो बॉम्ब डिफ्यूज़ हो गया, और वो मिरेकल ही था एक्चुअली, लेकिन वो फटा नहीं। तो उसके बाद वो सब फिर वो बंद करना पड़ा। फिर मेरी अपनी जो नानी है, सगी नानी, उनका वो शी वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ, हिंदू विक्टिम ऑफ अ बॉम्ब ब्लास्ट इन कश्मीर। तो उनका देहांत हुआ वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट, हरी सिंह हाई स्ट्रीट में जो एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये 89 की बात है। तो फिर फाइनली जो है, जो आपने कश्मीर फाइल्स में भी देखा होगा कि वो जो 19 जनवरी की रात थी, उसमें हमारा जो, जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब मेरे अंकल्स और कज़न्स और वो सब, बट क्योंकि उस समय पीक विंटर चल रहा था, तो सब बाकी सब जो मेरे अंकल्स थे मोस्टली वो बाहर छुट्टियों पे गए हुए थे कहीं ना कहीं, रिश्तेदारों के, कोई जम्मू में था, कोई बॉम्बे में था, कोई कहीं था। तो मैं, मेरे माता पिता और मेरे सबसे बड़े अंकल वो थे वहाँ पे, सिर्फ 4 सदस्य थे उस टाइम। और तब बाहर से तो हमारा पूरा ब्लैकआउट चल रहा था, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस थी जो उस समय कौन सी हिजबुल मुजाहिदीन या इन ऑर्गेनाइजेशंस की इंस्ट्रक्शंस थी कि सब ब्लैकआउट होगा, और हम बिल्कुल लाइटें बंद करके बैठे हुए थे। और बाहर से फिर बाहर बहुत शोर, दूर से शोर आ रहा था, जैसे कुछ मेजर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, गोलियों की आवाज़, ये सब। फिर हमारे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया और बोला कि बाहर आओ। तो उनकी वो उस समय पे एक स्ट्रैटेजी होती थी कि वो जब ऐसा कोई प्रोटेस्ट निकलता था तो सबसे आगे वो हिंदुओं को रखते थे, ताकि अगर फायरिंग हो या कुछ हो तो हिंदू मारे जाएं, और पुरुषों को ही बाहर लिया जाता था। तो वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस समय मुझे लगा कि अब तो गए, मतलब एक बच्चे को भी ये पता चल गया कि अब तो शायद ये दिस माइट बी द लास्ट आई विल सी ऑफ माई पेरेंट्स एंड अंकल एंड ऑल दैट। तो पर फिर कुछ डिवाइन इंटरवेंशन था कि कहीं से किसी ने बोला कि ये हमें सुनाई दे रहा था, हम तो बेड के नीचे टाइप का छुपे हुए थे, और बाहर से दूर से आवाज़ सुनाई दी कि अरे अरे वहाँ कोई नहीं है, चलो। तो वो चले गए। तो ये इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, और मुझे लगता है कि वो भगवती का अनुग्रह ही था कि हम बच गए। तो फिर फाइनली जब इतना क्लोज शेव हुआ और आसपास इतने कश्मीरी हिंदुओं को मरते हुए देखते रहे हम, अपनी फैमिली में भी, जैसा मैंने कहा कि मेरी नानी की भी ऐसे इसमें मृत्यु हुई थी, तो फिर तो जैसे बाकी लोग ने डिसाइड किया, हमने भी वैसे ही इंडिपेंडेंटली, ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई एक दूसरे से कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, सब ने ये डिसाइड किया एक साथ कि हमें अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी महिलाओं और बेटियों की रक्षा के लिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो हमारा भी परिवार वैसे ही ओवरनाइट भाग गया वहाँ से। और लेकिन जब हम निकले तो हमारे हम ये सोच के निकले थे कि हम वापस जाएंगे, पर क्योंकि ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि हमारा तो 10,000 साल का कनेक्शन है उस धरती से। तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था मेरे पेरेंट्स ने कि वापस नहीं जाना होगा। सोचा कि अभी हालत ख़राब हुई है, फिर इंडियन आर्मी आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर हम वापस जा पाएंगे, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। आपकी इस जो आपने शेयर किया है उससे इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में उठ रहे हैं, लेकिन लेट मी गो वन बाय वन। ये पहली बार नहीं था कि कश्मीर में इस तरह का आतंक और हमला हो रहा था जिस समय आप अपनी बाल अवस्था में थे। कश्मीर की एक हिस्ट्री रही है जिसे बड़े प्राइड के साथ वो बुद्ध चिकन कहते हैं। कई सौ सालों की हिस्ट्री रही है जब वहाँ की जो हिंदू आइडेंटिटी थी, जो कोर हिंदू आइडेंटिटी थी, उसके ऊपर कंटिन्यूअस हमला रहा है। जी जी। मुझे जहाँ तक समझ आया कि ज़्यादा पीड़ा तब होती है कि जब आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, और कश्मीर हमारे भारत का एक अभिन्न अंग था, लेकिन उसके बाद भी दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट कश्मीरीज हैड टू बी, द कश्मीरी पंडित्स वर, यू नो, दे हैड टू रन टू सेव देयर लाइव्स। ये पहले भी हो चुका है, 47 में भी हुआ। आई थिंक उसके बाद भी छुटपुट घटनाएं इस तरह की होती रहीं कि बहुत स्ट्रेटिजिकली वहाँ का डेमोग्राफी जो है उसको चेंज कर दिया गया। एक जो हर्ट करने वाली बात वेरी ऑफन जो कोई भी इंटेलेक्चुअल, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ब्रिगेड है, वो ये कहती है कि व्हाई डिडंट दे फाइट बैक। थोड़ा उस पर मुझे ये बताइए कि
ऐसा क्या हुआ कि कंटिन्यूअसली हम अपनी जगह उधर से हारते रहे और छोड़ते रहे? जी, तो इस पे हमने एक्चुअली काफ़ी कंटेंट अपवर्ड पे भी बनाया है और एक हमारा वीडियो भी है हिंदू स्ट्रगल अगेंस्ट जिहाद जी। इन कश्मीर, और वो पूरा जो 500 साल का हिस्ट्री है उसको एक तरह से संक्षेप में कि किस तरह की रेजिस्टेंस हिंदुओं ने दी भी थी। तो ऐसा नहीं है जैसे बाकी प्रांतों में, बाकी क्षेत्रों में भारत के, जहाँ पे भी इस्लामिक आक्रांता आए तो हर जगह पे हिंदुओं ने रेजिस्ट किया। और सीताराम गोयल जी ने तो इसके ऊपर पुस्तक भी लिखी है, रेजिस्टेंस टू इस्लामिक इन्वेजन। और सिंध हो या मुल्तान हो या कोई भी पंजाब हो, ऐसा नहीं है कि वो आए और हम लेटे हुए थे और वो मार के चले गए। हर जगह रेजिस्टेंस हुई, पर उसका फोर्स इतना अधिक था, जो इन्वेजन था, कि हम लोग उसको रेजिस्ट कहीं पे भी नहीं कर पाए, और कश्मीर वॉज नो एक्सेप्शन। कश्मीर का अगर कोई अचीवमेंट है तो वो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हिंदू हिंदू रहा। जितने बचे वो एकदम घोर हिंदू रहे और अपनी पूजा पद्धति, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इवन अपने व्यंजन जो हैं उनको हमने चेंज नहीं किया। यानी कि शायद आपको पता होगा कि कश्मीरी, आप तो जानते ही होंगे कि कश्मीरी पंडित नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो हमारा जो नॉनवेज है वो मुस्लिम क्विजीन से अलग होता है। हमारे नॉनवेज में प्याज, लहसुन, टमाटर नहीं पड़ता। True. और हमारी जो पूजा पद्धति है, क्योंकि तांत्रिक पूजा पद्धति है और कश्मीर शैव दर्शन से आती है, भैरव वर्शिप इज़ वेरी प्रोमिनेंट, तो इसलिए हमारा भोग भी नॉनवेज का ही लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे कल्चर में जो हमने किसी भी हाल में नहीं छोड़ी जी। और जब आपने सिकंदर बुत शिकन की बात की, तो उस समय पे ही इतने घोर अन्याय के बीच पंडित नीलकंठ थे जिन्होंने घर वापसी करवाई, जो कन्वर्ट हुए थे फिर। और उसका जो उनको जो उसका हर्जाना है वो देना पड़ा अपनी जान से। और उनको उनका सर काट दिया गया, और उसके साथ ही जो भी लोग उस मूवमेंट के पार्ट थे उनको उनके जनेऊ काट के उनको भी मार के फिर उनके जनेऊ का ढेर लगा के वो जलाया गया। ये सब ऐतिहासिक घटनाएं वेल रिकॉर्डेड, डॉक्यूमेंटेड हैं। और अफ़गान रूल के बाद, अफ़गान रूल के एंड होने में जो महाराजा रंजीत सिंह को जो आमंत्रण दिया गया और वो जो फैसिलिटेट किया गया पूरा, कि जो सिख एम्पायर है वो खदेड़े उनको, जो अफ़गान रूलर्स थे जिन्होंने अपना अधिकार जमा रखा था, उसमें भी बीरबल धर हैं जिनका रोल था, क्योंकि वो वहाँ जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आके join hands with us to एंड fight इट्स नॉट जस्ट अबाउट जॉइनिंग हैंड्स, उन्होंने उनको स्ट्रेटेजिक वे भी प्रोवाइड की कि इस तरह करो, इस तरह से आप अप्रोच कीजिए, और फिर ही वाज सक्सेसफुल। और फिर उसके बाद डोगरा रूल रहा करीब 90 साल, और उसमें भी प्रोमिनेंटली कश्मीरी हिंदू जो थे वो इन्वॉल्व थे डोगरा रूल को एस्टैब्लिश करने में कश्मीर में, क्योंकि कोर्ट में भी जो मिनिस्टर्स थे, प्रोमिनेंट एडवाइज़र्स थे, वो सारे कश्मीरी पंडित ही थे। और मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद डोगरा रूल को वहाँ पे एस्टैब्लिश करना, इसमें भी हमारे समुदाय का योगदान है जी। और आज तक भी मैं ये कहूँगा कि मतलब अभी तो 1990 के बाद तो सब कुछ ही बदल गया, क्योंकि हम बिखर गए। लेकिन जब तक हम कश्मीर में थे तो ये क्लैरिटी जो है हमारी, जिसको शत्रुबोध कहा जाता है, अभी हमारे मित्र पंकज सक्सेना की बुक भी आई है शत्रुबोध और स्वयंबोध, तो शत्रुबोध के बारे में वो कई जगह बोलते हैं और उन्होंने लिखा भी है। तो शत्रुबोध हमारा कहीं डाइल्यूट नहीं हुआ था। अब ये है कि हम लड़ क्यों नहीं पाए, उसके बहुत सारे कारण हैं। मतलब मॉडर्न टाइम्स में क्यों नहीं लड़ पाए, क्योंकि हम निहत्थे थे। और जो लोग बोलते हैं उन्होंने हथियार क्यों नहीं उठाए, तो हथियार कहाँ से आते हैं हथियार कौन देता है? मतलब कोई पैदा हवा से तो नहीं, आप कोई लॉजिस्टिक सप्लाई चेन होगी, कोई सपोर्ट होगा, क्या स्टेट का सपोर्ट है, मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व है, या एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा स्टेट एक्टर्स हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, हिंदू इंस्टीट्यूशंस होते जो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे जो हिंदू हैं उनको सपोर्ट चाहिए, तो हमारा उनके साथ कुछ तालमेल हो रहा होता। जब बाकी देश में हिंदू खुद सफ़र कर रहे थे तो वो हमें क्या सपोर्ट करते और कौन किसके लिए लड़ता। तो हम तो आइसोलेटेड थे, 2% थे पूरे जनसंख्या के। इतना आउट नंबर होने के बाद हमें ना तो कोई एक्सटर्नल सपोर्ट था और हम बिखरे हुए थे, तो उस सिचुएशन में वापस लड़ना तो असंभव था। तो हमारे पूर्वज कोई मूर्ख थोड़ी थे, जितना वो कर सके उतना उन्होंने किया कि हम अभी भी कश्मीर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं ना। अभी भी वो क्यों कर सकते हैं? भारत का जो क्लेम है कश्मीर का वो केवल इसलिए है क्योंकि हमें वहाँ से पलायन करना पड़ा और हम वहाँ पर लास्ट लिंक अभी तक हैं। और जिस समय आवश्यकता थी उस समय भारतीय सरकार ने हमारे इस कार्ड को बहुत प्ले भी किया इंटरनेशनली। इनफैक्ट पनुन कश्मीर को इनिशियली बहुत समर्थन भारत सरकार की तरफ से मिला, क्योंकि वो ऐसा समय था 90s के दशक का जहाँ पे कश्मीर भारत से अलग होने की कगार पे था। और उस समय उन्हें कश्मीरी पंडितों की याद आई भारतीय सरकार को। लेकिन जब फिर सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ गई, नॉर्मलाइज होने लग गया, तो फिर पनुन कश्मीर को भी डिस्कार्ड कर दिया गया एज फार एज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द इंडियन स्टेट इज कंसर्न। तो कहने का मतलब इतना ही है कि आइसोलेशन में कोई नहीं लड़ सकता। आपको एक पूरा नेटवर्क और आपको सपोर्ट चाहिए होता है, और इनफैक्ट स्टेट सपोर्ट इज एसेंशियल। अगर स्टेट सपोर्ट है भी नहीं तो एक्स्ट्रा स्टेट एक्टर्स आपके, लेकिन हिंदू समाज ही वैसे संगठित नहीं है कि उसमें कुछ वैसा कर सकें। तो वी वर टू फ्यू इन नंबर, हमारे लिए इम्पॉसिबल था लड़ना। पर आशीष जी, 370 हटा, एक सरकार ऐसी आई जिसे कहा जाता है, उस पर भी काफ़ी विवाद है, लेकिन कहा जाता है कि हिंदू समर्थन में कार्य करती है, उनका दिशा और विजन काफ़ी क्लियर है। पर उसके बावजूद स्थिति ऐसी कुछ बन नहीं पाई है, क्योंकि अगर हम आज की जो 22 अप्रैल को जो हुआ उसकी सिचुएशन देखें तो इट वाज एग्जैक्टली रिपीटिंग what was happening in Kashmir in the 90s. जी। Identifying with your religion and then eliminating. जी। ऐसा क्या कारण है कि even after so many years of continuous army control and उसके बाद जो है सरकार इस तरह की आई जो इस पे कुछ कार्य उन्होंने करना शुरू किया, आज भी आप लोग जैसे कह रहे थे कि हम जब तक उधर थे लड़ रहे थे, कश्मीरी पंडित आज भी वापस सेटल नहीं हो पा रहे हैं वहाँ। अपनी जो उनकी जगह थी, ज़मीन थी, उनके जो खेत खलियान जंगल थे, उनको वो रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं। जी। What is happening right now which is not उसका तो उत्तर काफ़ी स्पष्ट है। जैसे आप इसका अगर आप ये उदाहरण लेके चलते हैं जो इन हिंदुओं के साथ हुआ, जो 26 हिंदू वहाँ मारे गए जो पर्यटक थे, तो अगर पर्यटक वहाँ सेफ नहीं है तो क्या कोई कश्मीरी हिंदू इतना मूर्ख हो सकता है कि जिन कंडीशंस को वो छोड़ के गया अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए, उन कंडीशंस में वो वापस जाए और इनवाइट करे कि आओ मुझे मारो? इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी। लेकिन क्योंकि बाहर जो लोग रहते हैं जिनको कश्मीर की वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, वो ये समझते हैं कि हाँ वहाँ पे कुछ समय के लिए कुछ टर्बुलेंस था और वो अब सब ठीक हो गया क्योंकि पाकिस्तान वीक हो गया, अब वहाँ पे सब। ऐसा नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो डेमोग्राफिक है। वो ये है कि अगर आप वापस भी जाएंगे तो आप वही 2% रहेंगे और कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है और उसकी गारंटी कोई नहीं है कि आपको कोई बचाने आएगा या आप खुद भी कुछ कर पाएंगे। या तो जो भारतीय सरकार है उसका एक विजन हो, और इसमें मैं बीजेपी या नॉन बीजेपी, एनडीए, यूपीए, इसमें मैं जा ही नहीं रहा। मेरे लिए भारत की सरकार भारत की सरकार है, कोई भी रजीम, कोई भी पार्टी हो। तो अगर भारतीय स्टेट का ये विजन हो कि हमें वापस रिक्लेम कश्मीर को करना है सिविलाइजेशनली, बाय सिविलाइजेशनली वी मीन कि उसका जो हिंदू कैरेक्टर है वो वापस एस्टैब्लिश करना है, तो उसका विजन, एक ब्लूप्रिंट अगर पब्लिक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिस्क्रीटली कुछ कश्मीरी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर कर ले। पनुन कश्मीर इज़ अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ करे। लेकिन जितना मुझे पता है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यदि वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते तो उसका अर्थ क्या है? कि उसका मतलब है कि हमारा चैप्टर
राइट ऑफ हो चुका है कि अब ये तो अलग अलग जगह बस गए हैं, अब क्या मतलब है इसको बेकार में, वाई क्रिएट अननेसेसरी ट्रबल। Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. ये शायद एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत शायद नैरेटिव भी क्रिएट किया गया है कि कश्मीरी पंडित जो हैं दे आर नाउ हैप्पी वेयर एवर दे आर। और इसका शायद कारण ये भी है कि एक पूरी जनरेशन जो कश्मीर के बाहर जन्मी, जिन्होंने कश्मीर देखा ही नहीं है, उनका शायद वर्ल्ड व्यू ऑफ कश्मीर या आउटलुक जो है वो बहुत अलग है। हम कई बार देखते हैं और कई प्रोमिनेंट ऐसी वॉइसेस देखते हैं जो कश्मीर में जो हो रहा है, और भले ही वो मतलब दे आर केपीज कश्मीरी पंडित्स हैं, लेकिन दे आर वेरी docile to and very favorable to actually in a way setting up that narrative कि Stockholm syndrome। हाँ, तो ये इस पर थोड़ा सा मुझे समझाइए कि ये जो एक 3 जनरेशन्स है, एक वो जनरेशन है जो मतलब इतनी उम्र में थी कि उन्हें ये फाइट फेस करनी पड़ी, एक आप लोगों की जनरेशन है जो एक अबोध उसमें आप लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा लेकिन आपकी कुछ मेमोरी है, और एक कम्प्लीटली नई जनरेशन है केपीज़ की। और मैंने ये सुना है, जहाँ तक मुझे बातचीत में पता चला, कि बड़े लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे अपनी नई जनरेशन के साथ। ये प्रॉब्लम क्यों आकर हो रही है? मतलब कहीं ना कहीं सर ऐसा तो है नहीं, आप बहुत स्मॉल नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं एक पुश जो है सरकार को, चाहे आप देखा जाए तो माइनॉरिटी हैं, एज अ माइनॉरिटी आप लोगों को सुनना चाहिए सरकार को, तो वो पुश आपके अपने ही लोगों के माध्यम से क्यों हल्का पड़ रहा है? क्योंकि ये मैं बहुत ऑफन देखती हूँ, देयर आर सेवरल पीपल आई नो ऑफ हु आर कश्मीरी पंडित्स बट देयर नैरेटिव इज कम्प्लीटली डिफरेंट। लिपिका जी, आपने कभी किसी सिंधी से बात की है? सिंधियों के इतिहास के बारे में आपने किसी आज के सिंधी युवक से बात करके देखिए तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मेरे पड़ोस में, हम लोग लाजपत नगर में रहते थे पहले, तो बहुत पंजाबी लोग रहते थे तो एक पंजाबी पड़ोसी जो हैं हमारे, उनके बच्चों से मैंने पूछा, मतलब वो भी मुझसे कुछ साल ही छोटे थे, तो मैंने कहा तुम्हें पता है कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान से आए, कोई बोध नहीं था। तो ये मुझे लगता है कि ओवरऑल एक हिंदू प्रॉब्लम है कि क्योंकि आप प्रैग्मेटिज्म में आप ये सोचते हो कि यार अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखो, और अब हम अपने बच्चों को इस बोझ के तले नहीं दबा सकते कि देखो हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ, क्या हुआ। अब हमारे सामने एक अवसर है, जैसे मैं अगर पंजाबियों की बात करूं तो उन्होंने ये सोचा होगा कि अब विभाजन हो गया भारत का, हम किसी तरह जान बचा के यहाँ आए, अब यहाँ सेटल हुए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, किसी तरह हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन बना सकें जी। और उसी पे उन्होंने सारा फोकस किया और बच्चों को इस चीज़ से दूर रखा कि क्या हुआ क्या नहीं, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, बेटा पढ़ाई कर ले तू अपनी, और बाकी चीज़ें बाद में खुद ही सीख जाएगा। लेकिन वो खुद ही कभी होता नहीं है। और यही एक कारण कश्मीरी पंडितों के साथ भी यही हुआ कि 90 में इतनी बुरी हालत में हम लोग निकले कि फिर उसके बाद एक तो वैसे ही हम डोसाइल थे। डोसाइल इसलिए थे क्योंकि हम आउटनंबर्ड थे, और अगर कहीं पे बाहर हमारा कल्चर एक ऐसा बन गया था ओवर सेवरल सेंचुरीज नाउ कि आधुनिक काल में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, जब मान लीजिए आप बाहर कॉलेज जा रहे हैं तो लड़के हो तो लड़कों में लड़ाई हो जाती है, तो अगर लड़ाई करके तुम वापस आए, अगर तुम कश्मीरी हिंदू हो तो तुम्हें बोलेंगे तेरा दिमाग ख़राब है कि तू वहाँ लड़के आया है, तेरे को पता नहीं तेरे साथ क्या हो सकता है, अगली बार अगर फिर जाए ना टांगे तोड़। एक तो वो बेचारा वहाँ से लड़के आया, उसके बाद घर पे भी उसको गाली पड़े, तो वो एक बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है कि आप बोलो कि यार छोड़ो, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो, एक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस बिकम सेकेंड नेचर टू यू। तो ऐसे कल्चर में जब आप फिर उसके बाद आपके साथ जो हुआ वो हुआ, फिर आप फाइनली कहते हो कि चलो यार जान बची, अब हम वापस भारत में आ गए, अब हम हिंदू बाहुल्य प्रदेश में रह रहे हैं, जहाँ पे भी दिल्ली है, जम्मू है, जो भी है, अब हमारे पास मौका है, अब आगे ही देखते हैं, अब जो हुआ वो हुआ। तो ये एक जनरल एटीट्यूड था। पर इसमें जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है वो मैंने एक अन्य
पॉडकास्ट में भी मैंने वो व्यक्त किया था, वो ये है कि वो इसमें एक बड़ा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स ये है कि हमने इसलिए कश्मीर छोड़ के हम इसलिए आए क्योंकि हमने अपना धर्म बचाया, और कोई कारण नहीं था। अगर हम कन्वर्ट हो गए होते तो हम खुशी खुशी वहाँ रह रहे होते। तो प्रैक्टिकली जीने के लिए हमारे पास 2 ही विकल्प थे, या तो कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ। तीसरा विकल्प तो मरना था जी। तो मरना तो शायद ही कोई चूज़ करेगा। तो अगर हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने धर्म को बचाने के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद हम अपना धर्म ही भूल गए, तो ये एक ऐसा पैराडॉक्स है कि जिसके आपने सामने बहुत ही गहरी बात की है एक्चुअली। तो वही कारण है। और फिर जो लार्जर हिंदू सोसाइटी है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे केस में बहुत ही शार्प हाई डेफिनेशन में दिखाई देती हैं, बिकॉज ऑफ आर मतलब हमारा विलुप्त होने का जो हमेशा थ्रेट हमारे ऊपर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली लार्जर हिंदू सोसाइटी भी बिल्कुल ऐसे ही सोचती है कि वाई बॉदर, वाई गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल, आप अपने काम धंधे, बच्चे पालने, इन सब पे ध्यान दें बजाय इसके। लेकिन अब जो धीरे धीरे सिचुएशन हो रही है, शायद पहले से ही थी पर अब शायद इसलिए ज़्यादा अपैरेंट है क्योंकि सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, बंगाल में और कई जगहों पर ये जो है प्रोमिनेंटली दिखने लग गया है ये थ्रेट। लेट्स टेक अ लिटिल स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड ये जो डेमोग्राफिक चेंज है। आपने एक बात कही कि डोगरा साम्राज्य के टाइम पर ही डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हो चुकी थी। हाँ जी। आज की डेट में मुझे याद है मैं 2004 या 5 में मुझे जो है यूनिवर्सिटी में, कश्मीर में श्रीनगर यूनिवर्सिटी वालों ने बुलाया था कोई लेक्चर देने के लिए मार्केटिंग पे उनके MBA स्टूडेंट्स को। तो मुझे ये हिदायत दी गई कि आप सब बताना, लेकिन इंडिया के बारे में मतलब बहुत प्रोमिनेंटली कुछ, एंड द नेचुरल यू नो दिस थिंग इन मी, इंक्लिनेशन इन मी वाज टू ब्रिंग दैट अप। लेकिन मुझे उस टाइम ये बहुत क्लियरली समझ आ रहा था कि दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स पार्ट ऑफ इंडिया। और जब आपका एक आम पब्लिक अपने आप को इंडिया का पार्ट नहीं समझता तो वो जो हर घर में अफजल निकलेगा वाला जो वो है वो आप अपने सामने होते हुए देखते हो, क्योंकि देन यू रियलाइज दैट एवरी हाउस इज़ रेडी टू पिक अप एंड फाइट जी। ठीक है, आज भी आर्मी काफ़ी सालों से, दशकों तक वहाँ रही। दे ट्राइड रिफॉर्म एज अ वे टू यू नो कि भाई लोगों को हथियार डालने के लिए, जिनके माता पिता के बच्चे जो हैं उसमें थे, मिलिटेंसी में थे, उनको कहा गया कि आप बच्चों को समझाइए वापस। तो आर्मी हैज़ बीन ट्राइंग डिफरेंट वेज। लेकिन आज डेमोग्राफी वहाँ पे मुझे लगता है नाम के हिंदू रह गए हैं, वो भी ज़बरदस्ती शायद कुछ रखे हैं कि ये दिखाने के लिए नहीं कि हम तो भाईबंदी से रह रहे हैं एंड ऑल। लेकिन मुझे ये समझाइए कि ऐसी परिस्थिति में जब हम रिक्लेमिंग कश्मीर की बात करते हैं तो एक तो स्टेट लेड रेक्लेमेशन है, वो अपने स्टेट के हिसाब से जो कर रहे हैं करने में सफल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो दूसरी बात है। लेकिन जब आपके लोग ही वहाँ पे इस जज्बे को रखते हैं जो एंटी इंडिया है, और आज भी अगर हम देखें तो चाहे नैरेटिव कितना भी कोशिश किया हो बनाने का, लेकिन सबको पता है कि लोकल सपोर्ट के बगैर ये हमला होना पॉसिबल नहीं था। तो दैट मीन्स वहाँ पे लोकल काफ़ी हाई मात्रा में लोग आज भी भारत के विरुद्ध वो करते हैं, भले ही जाके वोट करके आते हैं। आप इस सिचुएशन में कैसे देखते हैं कि ये मतलब कभी चेंज होगा भी या क्या हम कर सकते हैं? मतलब इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स टू सी दिस हैपनिंग, especially when you know that the government ideally is the government that should be working to do things which you know reinstate the demographic balance. जी, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि जो स्टेट है डेमोक्रेटिक स्टेट है, और डेमोक्रेटिक स्टेट जो है उसको डेमोक्रेसी के रूल्स के अनुसार चलना है। और जो लोग हैं, मतलब जो समाज है, समाज के पास क्या अन्य विकल्प हैं और क्या लीवर्स हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हिंदू समाज के पास ऐसे लीवर्स हैं नहीं, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू अदर रिलीजन्स। कश्मीर जो है वो एक लॉन्ग टर्म बैटल है, वो एक लॉन्ग गेम में ही खेला जा सकता है। और एक वीडियो में हमने
अपवर्ड में इसको इंट्रोड्यूस किया था एक जो ये गेम थियोरेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिट गेम। तो इन्फिनिट गेम की तरह जब आप कश्मीर को देखते हैं तो जो देखने का जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से बदल जाता है और आपके सामने जो तथ्य हैं उनका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है। यदि आप फाइनाइट गेम की तरफ देखते हैं तो वो एक क्रिकेट मैच की तरह लगता है कि आज उसने 2 मिलिटेंट मार दिए, टेररिस्ट मार दिए, और कल उन्होंने आर्मी पे अटैक किया, एक कॉन्वॉय, उसमें 7 मर गए जवान। ऐसे तो हम काउंट करते हैं जैसे कि क्रिकेट में स्कोर काउंट करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। इट्स अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक किया, वहाँ पे हमने इतने टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय कर दिए, ये सब भी फाइनाइट लेंस है देखने का चीज़ों को। कर दिए तो कर दिए, उससे क्या हुआ, इतने समय से तो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत रिएक्टिव हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट विल डू व्हाट इट हैज़ टू डू, बट फ्रॉम द नैरेटिव स्टैंड पॉइंट कि अगर बैटल ऑफ नैरेटिव्स को ही देखें आप, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब हम खेलते हैं तो हमें ये नैरेटिव का गेम खेलना ही पड़ेगा, विशेषतः क्योंकि हम इंफॉर्मेशन वॉर और इंफॉर्मेशन एरा में रह रहे हैं। तो जो डेमोक्रेसी है और जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसके कुछ कंपल्शंस हैं नैरेटिव को लेके। वो ये है कि उधर भी एक पैराडॉक्स आ जाता है। वो ये है कि जैसा कि आपने कहा कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी है कश्मीर की, वो अपने आप को भारतीय नहीं समझती जी। और जो भारतीय गणतंत्र है वो ये क्लेम करता है कि वो एक्चुअली अपने आप को भारतीय समझते हैं, लेकिन उनको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उनको बहकाया जाता है, वो गुमराह नौजवान है। ये सब उनको इसलिए स्पिन करना पड़ता है क्योंकि द पैराडॉक्स इज़ कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी है कश्मीर की, वो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज के थ्रू अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स को गिव अप करना चाहते हैं और शरिया लाना चाहते हैं। या वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, वो इस्लामिक रिपब्लिक बनना चाहते हैं, विच इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। अब ये उनकी इच्छा है, लेकिन वो ये करते हैं डेमोक्रेसी को सबवर्ट करके। आप समझ रहे हैं ना? तो वो बहुत वेपनाइज कर दिया उन्होंने डेमोक्रेसी को और उसको सबवर्ट कर दिया। तो ये एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जहाँ पे जो इंडियन स्टेट है वो निहत्था हो जाता है, क्योंकि उसकी लेजिटिमेसी क्या है कश्मीर के ऊपर, अधिकार किस बात पे है कि लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। बट जब लोग ही नहीं है, जो फैक्ट है वो है कि लोग नहीं है, तो वो कैसे उसके ऊपर इंटरनेशनली हाउ डू दे मैनेज द परसेप्शन। ये इशू, ये एक लिमिटेशन इंडियन स्टेट की है। तो इसलिए जो हिंदू समाज है, अब एक और चीज़ है कि अस्तित्व भारत का जो है वो एक तरह से कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कि अगर कश्मीर डिसइंटीग्रेट होता है या अगर हम कश्मीर की टेरिटरी लूज़ करते हैं तो ये क्रैक्स जो हैं ये पूरे भारत में, भारत पूरी तरह विखंडित हो जाएगा। ये भी सबको पता है। तो इसलिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू भी है। अब इसको एड्रेस करने के लिए एकमात्र एक उपाय है, वो है कि द इंडियन स्टेट ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू अ हिंदू रिपब्लिक। इट इज़ एन एक्सप्लिसिट हिंदू स्टेट जहाँ पे हिंदूज़ की प्राइमेसी है इन टर्म्स ऑफ कि हमें अपने सिविलाइजेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है। हमारा जो रिलीजन है, स्टेट रिलीजन ऑफिशियल, भले ही आप आधुनिक काल में पूरी तरह से हिंदू साम्राज्य ना बना पाएँ फॉर वेरियस रीजंस, पर यह है कि आपकी कमिटमेंट है, जैसे इजराइल की कमिटमेंट है टुवर्ड्स जुडाइज्म। तो यदि वो नहीं हो पाता है तब तक आप कश्मीर को कभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि तब आप डिपेंडेंट इस बात पे नहीं हो कि आपके पास उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन और उनका रुझान है भारत की तरफ या नहीं। आप कहते हो ये मेरा सिविलाइजेशनली, ये मेरा रीजन है और मैं इसको गिव अप नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक हिंदू स्टेट हूँ। वो गुर्दा लाना और वो डेवलप करना, वो इट्स अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन हिंदू सोसाइटी एंड द इंडियन स्टेट। पर वो तालमेल मुझे दिख नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा। और जब तक वो नहीं होगा तब तक ये कश्मीर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। यानी कि जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, चाहे वो लेबर के माध्यम से यहाँ बिहार और बाकी क्षेत्रों से जो है लोगों को वहाँ भेजा जा रहा है। बीच में एक ये बात भी उठी थी कि आप कश्मीर में
लैंड खरीद सकते हैं, जिसको अभी फिर भेजा तो उन्होंने क्या जा रहा है, वो बेचारे वो तो जाना पड़ रहा है। वो तो जी, वहाँ जी। पे काम करने के लिए जी, जाते हैं, जी, कोई जी। पानी पूरी बेचता है, कोई वहाँ मजदूरी करता है, जी। कोई कुछ करता है, तो दीज आर मोस्टली मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, विच इज़ वाई आई मतलब मुझे इस बात से आपत्ति भी होती है जब लोग कहते हैं कि यूपी बिहार से लोगों को भेज दो कि जैसे कोई भेड़ बकरियाँ हैं। जी। मुझे बहुत अजीब लगता है ये बोलते हुए, और इट रीक्स ऑफ सम एलिटिज्म ऑफ सम Elitism, true, काइंड कि खुद चले जाओ भाई। Hmm. अगर आप ये बोल रहे हो कि इंडियन स्टेट शुड, तो वॉलंटियर देन गो एंड सेटल देयर। Let's get into a little political side of things, a little this thing. You talked about and you've been talking openly about this fact that till the time हमारी जो सरकार है अपने आप को full fledged हिंदू गवर्नमेंट या हिंदू स्टेट के रूप में नहीं वो करेगी, ये जो इशू है ये सॉल्व नहीं होगा कश्मीर में। थोड़ा सा कश्मीर से बाहर आके देखें तो ये इशू ऑल ओवर द कंट्री चल रहा है, नॉट जस्ट ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है आज जी, की जी, डेट जी, में। बिल्कुल। अगर आप देखें तो बहुत अग्रेसिवनेस सडनली यू आर सीइंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप में देख लें, आई थिंक यूएस में थोड़ा ठीक होगा क्योंकि ट्रम्प इज़ ट्राइंग टू ही इज स्ट्रॉन्ग फिस्टेड अबाउट दिस, लेकिन बाकी सब जगह जो है अभी मेस क्रिएटेड है। उसमें भी ये गंगा जमुनी तहजीब का जो बात है, क्या आपको लगता है कि ओवर द सेवरल more decades and centuries of fighting this battle, will the Muslim population go, मतलब ये भी एक थियोरी प्रेजेंट की जा रही है कि जैसे जैसे समृद्धि बढ़ेगी इन लोगों में, ये लोग अपना इस तरह का जो एटीट्यूड है उसे छोड़ देंगे। आप इससे कितना वो नहीं, रखते मैं हैं? तो उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। समृद्धि का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बाय एंड लार्ज कश्मीरी मुस्लिम्स आर वेरी प्रॉस्परस। अच्छा। हाँ जी, तो अगर बाकी क्षेत्रों के मुस्लिम इनकम को आप कंपेयर करें विद कश्मीरी मुस्लिम्स, इवन बैक इन द 20th सेंचुरी, तो कश्मीरी मुस्लिम्स वर एक्सट्रीमली प्रॉस्परस, और वो तो ऐसे प्रॉस्परस हैं कि वो तो बाकी जगहों के मुस्लिम्स को थोड़ा दे लुक डाउन अपॉन देम। तो समृद्धि के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका। ये तो है कि उनका जो मज़हब है वो उनको क्या सिखाता है और क्या किस तरह के उनके जीवन के उद्देश्य बनते हैं, वो करना क्या चाहते हैं, उनकी आफ्टर लाइफ क्या है, उनको लार्जर पिक्चर क्या है। जैसे हमारा तो एक कर्म सिद्धांत के बेस ऊपर आधारित है, इनका क्या है। तो ये डीपर क्वेश्चंस हो जाते हैं, पर उसमें ना जाते हुए मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन कुछ चीज़ें हैं जो सिल्वर लाइनिंग्स हैं। एक तो ये है कि मुझे लगता है कि इन द पोस्ट फॉसिल फ्यूल एरा इस्लाम का डिक्लाइन इनएविटेबल है। अच्छा जी, क्योंकि इनका जो सारा जो कहें कि मॉडर्न एरा में जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो वर्चस्व था वो ऑयल इकोनॉमी के बेस पर आधारित था, और इसीलिए जब आप सऊदी और यूएई को आज देखते हैं तो उनमें जो मूवमेंट्स, जो चेंज आ रही है सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर में, वो इसलिए है क्योंकि उनकी जो रूलिंग एलिट है वो ऑलरेडी रिकग्नाइज करते हैं इस बात को कि अब ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, इसका समय जब हो तेल चुका खत्म तो ये सब तो उनको अडाप्ट करना पड़ेगा हाँ। नए एरा के लिए, और अपनी जो रिलेशन है वो रीडिफाइन करनी पड़ेगी बाकी देशों और बाकी सिविलाइजेशंस के साथ। इसलिए वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो गए हैं। उनके सॉफ्ट होने से जो पाकिस्तान का अस्तित्व है वो नीचे अपने आप आ गया। इट्स अ बेगर नाउ इन द वर्ल्ड बिकॉज it's no longer as critically important to them as it was before. तो ये एक सिल्वर लाइनिंग डेफिनेटली है, और उस समय के लिए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए एडवांटेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम इफ़ वी डोंट पुट आवर हाउस इन ऑर्डर और हम अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में नहीं लेते, अपने टर्म्स पे नेगोशिएट नहीं करते भविष्य को, तो फिर हम वो अपॉर्चुनिटी भी मिस कर देंगे। जैसे विभाजन के समय, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि हम जो एक अपने हिसाब से अपना देश बना सकते थे, जो एक हिंदू राष्ट्र होता, वो हम नहीं बना पाए, और उसका कारण ये था कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे।
और किसी से भी उस समय आप पूछ लेते, कोई भी पॉलिटिकल लीडर से पूछ लेते, ये तो थोड़ा फैशनेबल हो गया है गांधी और नेहरू को पॉइंट आउट करके बोलना, ऐसा नहीं है. बाय एंड लार्ज इट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम बिकॉज नो वन वाज actually willing to invest that kind of faith in the Hindu jurisprudence, for example, कि कैसे चलेगा मॉडर्न एरा में. तो अब हमारे पास समय है उसके लिए प्रिपेयर करने का कि जब भी अगला अवसर आए तो हम उसको दोनों हाथों से जकड़ लें, क्योंकि अवसर तो आते रहेंगे, हिस्ट्री का तो उतार चढ़ाव होता रहेगा, पर क्या हम तैयार हैं वो प्रश्न उठता है. पर वहीं पे एक बात आती है कि मान लीजिए जो अफसर की आप बात कर रहे हैं, अभी सब ये ताक पे लगाए हुए हैं कि पीओके ले लेंगे हम, लेकिन उसके साथ एक पर्टिकुलर मानसिकता भी ऐड होगी. उसका तो वो तो डिजास्टर्स होगा मेरे हिसाब से. पीओके को भारत के अंदर उसको इंटीग्रेट करना इज अगेन अ डेमोग्राफिक डिजास्टर. हम तैयार ही नहीं है उस चीज़ के लिए. आशीष जी, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, मैं चाहूँगी कि आप जो है, हम बात तो करते हैं कि ऋषि कश्यप की धरती थी, हम बात करते हैं एंड आई थिंक इट वाज अ शॉक फॉर एवरीवन जब कश्मीर फाइल्स आई और हमने उसमें देखा, और वो एक डायलॉग है कि कश्मीर में जो है क्या क्या होता था. लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि हमने उस कश्मीर को जिसे हमने लूज़ कर दिया, जो हिंदू आइडेंटिटी वाला कश्मीर था, उसमें ऐसे क्या हमारी अचीवमेंट्स थी जो हम विद डेकेड्स एंड सेंचुरीज लूज़ कर चुके हैं. थोड़ा सा इसके साथ मैं एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक तो मुझे जो बातचीत से लगा है, इट फील्स मोर लाइक अ लॉस्ट कॉज. बट आई वुड रियली वांट कि इस माध्यम से एटलीस्ट अगर कोई सुन रहा है, समझ रहा है, हमारा एक काफ़ी लार्ज जो व्यूअरशिप है वो यंग लोगों की है, बिटवीन 25 to 35 जो डेमोग्राफी है वो उनसे आती है, जो हो सकता है कि उन्हें यही फीलिंग जो है कि हमने क्या लूज़ किया वो शायद थोड़ा मोटिवेट कर सके. नहीं, मैं नहीं मानता कि ये लॉस्ट कॉज है, क्योंकि वो मानने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास. अगर हमें सरवाइव करना है तो हम बोल ही नहीं सकते कि लॉस्ट कॉज है. और एक इफ़ आई मे यू नो बी अ लिटिल पॉलिटिकली इनकरेक्ट, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा फेमिनाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स हो गया है. उससे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें, नॉट एज इंडिविजुअल्स बट स्टैटिस्टिकली, रियलिटी को हैंडल करने का दो तरीके होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. तो मैस्कुलिन में ना ट्रूथ प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, और फेमिनिन तरीके में कंफर्ट और सांत्वना इज मोर इम्पोर्टेंट, और दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं. इनका एक आपस में एक हार्मनी होती है, क्योंकि आप हर जगह आप कटुवचन बोलते रहें और सच बोलें वो ठीक भी नहीं है. कि किसी जैसे मैं किसी पार्टी में जाऊं और दुखद बातें बोलूं तो अच्छा नहीं लगता, तो संदर्भ के अनुसार आपको अपना सेल्फ सेंसरशिप कर लेना पड़ता है जी. तो जो डिस्कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा फेमिनाइज हो गया है, और इसलिए जो हिंदू समाज है उसका सच को फेस करने का जो पोटेंशियल है ना वो बहुत कम हो गया है. इसलिए हमेशा आप कंफर्ट ढूंढते हैं, और अगर कोई आपको हल्का सा भी रियलिटी चेक दे दे तो वही आपका दुश्मन हो जाता है. ये एक पैटर्न मैंने देखा है इस डिस्कोर्स बिल्डिंग के अपने अनुभव में. तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज को थोड़ा सा और स्पेशली यंगस्टर्स, दे शुड स्टार्ट डीलिंग विद द ट्रूथ इन इट्स रॉ नेकेड फॉर्म, कि ऐसा है, उसकी आदत डाल दें. कि हमेशा अपने आप को ब्लू पिल देते हुए ये ना करें कि सब कुछ सही चल रहा है, हम विश्वगुरु हैं, हम ये हैं, अपने पीठ को थपथपाते रहें. और तो अगर वो पहला स्टेप हो जाता है तो उसके बाद बाकी चीज़ें अपने आप, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को रिकग्नाइज नहीं करोगे तो समाधान कैसे नहीं. तो इसलिए वो अगर हम कर लेते हैं एक अच्छे लेवल पे, मतलब एटलीस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दैट, तो देन वी आर गुड. सबको करने की ज़रूरत नहीं है. और दूसरा जो मतलब आपने इतिहास की बात की, तो मतलब कश्मीर के बारे में कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, थोड़ा मुश्किल है. लेकिन जो भी आप आज जो एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो आप संस्कृत लिटरेचर पढ़ते हैं,
जो पूजा पद्धतियां हैं मेन स्ट्रीम, जो इवन मंदिरों में फॉलो होती हैं, उसका कश्मीर का जो इन्फ्लुएंस है और कश्मीर का कंट्रीब्यूशन है डिस्प्रपोर्शनेट है। तो कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार 40% ऑफ द संस्कृत लिटरेचर हैज़ कम फ्रॉम कश्मीर। तो वो नाट्यशास्त्र हो, वो कश्मीर शैव दर्शन हो, तांत्रिक पद्धतियाँ हो, काली कुल की, इवन वैष्णविज़्म, जो बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं वैष्णविज़्म की, ये सब ही कश्मीर से आई हैं। और कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि पतंजलि भी कश्मीर में ही उन्होंने भी अपना जो ग्रंथ था वो वहाँ पे लिखा। पाणिनि का कश्मीर के साथ लिंक पंजाब से भी है और पाणिनि का कश्मीर से लिंक बताया जाता है। तो जो भी आप जिन फिगर्स को आप आइडलाइज करते हैं, जो फाउंटेन हेड्स हैं हिंदू सिविलाइजेशन के और दर्शनों के, उनका कहीं ना कहीं कश्मीर से कोई लिंक मिलता है। मैं जब एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गया था, तो जो पंडित जी थे, मेरे मित्र ने मुझे मेरा परिचय दिया कि ये कश्मीर से हैं, तो एकदम खुश हो गए। तो बोले कि अरे आप कश्मीर से हैं, और मतलब खड़े हो गए और बोले कि जब हमारे यहाँ मतलब पूरे भारत में जब कोई उपनयन की ये होता था, संस्कार होता है, तो सब काशी आके करना चाहते हैं, बट काशी का जो ब्राह्मण है वो कहता है वो कश्मीर जाए। तो कश्मीर का ऐसा एक स्थान है हमारे इसमें। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कश्मीर मतलब अगर हम इमेजिन भी करेंगे कश्मीर अलग हो जाता है भारत से, तो पूरा भारत का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो ये जो इवन जो बौद्ध दर्शन है, जो तिब्बतन बुद्धिज़्म है, तिब्बतन बुद्धिज़्म में आपको बहुत सारे डेटीज़ भी हिंदू डेटीज़ मिल जाते हैं, क्योंकि वो सारे ट्रैवल कश्मीर से करके गए हैं। तो इसलिए मतलब उसको एन्यूमरेट करना बहुत मुश्किल है। एक हमारी वेबसाइट प्राज्ञता पे सुभाष काक जी का एक लेख है, द वंडर दैट वाज कश्मीर, उसका मैं आपके साथ लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, तो वो पढ़ लें लोग। उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कितना कश्मीर का कंट्रीब्यूशन है भारत के सिविलाइजेशन में। वेल आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ऋषि कश्यप हमारे जो है वो है, एंड मैं जो है कश्यप गोत्र से हूँ। अच्छा, अरे तो हमारा वो भी कनेक्ट है। बाकी मैं उत्तराखंड से हूँ, भैरव देवता हमारे कुल देवता हैं। तो मैं बिल्कुल ये प्रार्थना करूँगी कि एटलीस्ट हमारे जीवित रहते हम एक पॉजिटिव चेंज कश्मीर में देखें। जो हम चाहते हैं, एक जो फाउंटेन हेड ऑफ कल्चर था, जो फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज था, एटलीस्ट कुछ हद तक हम उस तरफ बढ़ सकें। उस भावना के साथ, उस प्रार्थना के साथ, थैंक यू वेरी मच आशीष जी आज समय निकालने के लिए। आई एम श्योर आई विल ब्रिंग यू बैक ऑन द शो फॉर मच मोर। आज एक शुरुआत थी, and thank you once again. Thank you Lipika ji, thank you so much. Thank you. If you want to continue listening in to such interesting conversations about Bharat, do like and subscribe.